जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये फ़्लो चार्ट्स के बारे में हमने 2 एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो देखी हैं। इस बुक के अंदर और भी मुख्तलिफ़ कई एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो आपने ख़ुद उसको ट्राई करना है, ठीक है। और उसका एल्गोरिदम भी हर एक के ऊपर आप बुक पे देखें तो इसमें इसके जो हैं वो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, और उसके बाद इसके साथ साथ उसके एल्गोरिदम्स और उसके फ़्लो चार्ट्स जो हैं वो आपने इसको रिवाइज़ करना है। मसलन ये इसमें पेज नंबर जो है वो अब देखें, इसमें पेज नंबर 6, 7, एक तो 3 पे एल्गोरिदम्स दिए हुए हैं। पेज नंबर इस बुक के मुताबिक पेज नंबर 3 पे एल्गोरिदम्स दिए हुए हैं, और 6, 7 जो है उस पे इसके फ़्लो चार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। आपने इसको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेनी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एल्गोरिदम और फ़्लो चार्ट जो है वो हम किसी भी प्रॉब्लम का किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें जो है वो यहाँ पे एल्गोरिदम और फ़्लो चार्ट का जो है वो डिफरेंस बताया हुआ है कि अगर आपसे ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द मेन फैक्टर पॉइंट्स जो हैं, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ़्लो चार्ट, तो उसके बारे में भी ये क्वेश्चन आ सकता है एक पार्ट के तौर पे। तो एल्गोरिदम का जिस तरह से हमने पढ़ा है कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, लेकिन इसके मुकाबले में जो फ़्लो चार्ट है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रॉब्लम है, यानी ये सिंपल स्टेप्स हैं एल्गोरिदम, और फ़्लो चार्ट जो है ये उसी प्रॉब्लम को ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट करने का एक ज़रिया है। दूसरा डिफरेंस जो है वो ये है कि ये जो एल्गोरिदम की जो वर्डिंग है, यानी जो हम एल्गोरिदम जिस लैंग्वेज में लिखते हैं वो सिंपल इंग्लिश होती है, इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था कि उसको हम सीडो कोड कहते हैं या सीडो लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन फ़्लो चार्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्बल्स, शेप्स, यहाँ पे लफ्ज़ स्टैंडर्ड सिंबल्स की बात हुई है। सिंपल वो सिंबल्स सिर्फ सिंबल्स भी कह सकता था, क्योंकि स्टैंडर्ड सिंबल्स का मतलब ये है कि ये जो सिंबल्स इसके अंदर फ़्लो चार्ट के अंदर डिफ़ाइन है वो प्री डिफ़ाइंड हैं, वो फिक्स्ड हैं कि जी जिस तरह से स्टार्ट और स्टॉप के लिए कौन सा सिंबल है, ओवल है, इनपुट और आउटपुट के लिए जो है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। जो है वो वो जो कंडीशन के लिए जो है वो डायमंड सिंबल है। ये नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से जौन सी मर्ज़ी शेप जो है वो यूज़ कर लें, जौन सा मर्ज़ी हम, और भी बहुत सारी बेतहाशा कंप्यूटर में शेप्स अवेलेबल होती हैं तो हम जिस मर्ज़ी शेप का इस्तेमाल कर लें, बल्कि फ़्लो चार्ट के अंदर जो सिंबल्स हैं, जो शेप्स हैं, वो स्टैंडर्ड हैं, यानी वो जिन्होंने लैंग्वेज डिज़ाइन की है उनके हवाले से, ये जो लैंग्वेज बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने एल्गोरिदम्स और फ़्लो चार्ट्स के हवाले से मुख्तलिफ़ सिंबल्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए हुए हैं, यानी ये चीज़ पहले से स्टैंडर्ड है और हर प्रोग्रामर को पता है कि किस स्टेप के लिए जो है ना वो कौन सा सिंबल जो है वो इस्तेमाल होता है। हम अपनी मर्ज़ी से उसको सिंबल को या शेप को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए डिफरेंट स्टैंडर्ड सिंबल्स जो हैं या प्री डिफाइंड सिंबल्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं फ़्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के लिए। उसके बाद एल्गोरिदम जो है ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, यानी सिंपल स्टेप्स हैं वो आप फौरी तौर पे जो है ना वो बना लेते हैं, उसको लिख लेते हैं, ये इसमें इतना ज़्यादा जो है ना वो वक्त जो है वो नहीं लगता। लेकिन इसके मुकाबले में जो फ़्लो चार्ट है, चूँकि इसमें सिंबल्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं और डाटे का फ़्लो देखना पड़ता है कि किस साइड पे किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, तो इसलिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके बाद जो है ना ये एल्गोरिदम है कि इसमें एल्गोरिदम के स्टेप को उसके अंदर अगर आपने कोई चेंजेस करनी है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कोई चेंज करनी है, तो वो बहुत आसान है। मसलन किसी स्टेप को आपने अगर प्लस माइनस करना है या उसमें कोई कमी बेशी करनी है तो आप आसानी से उस स्टेप को ख़त्म कर देंगे या नया स्टेप ऐड कर लेंगे। लेकिन फ़्लो चार्ट को मॉडिफाई करना मुश्किल है, वो इसलिए क्योंकि उसमें पूरी एक सीक्वेंस है, एक फ़्लो डाटे का, यानी ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम्स में कि मुख्तलिफ एरो से पूरे डाटे का फ़्लो ज़ाहिर कर रहा है कि डाउनवर्ड है, कि राइट साइड पे जा रहा है या लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। तो उसमें अगर आप थोड़ी सी भी चेंजेस करते हैं तो पूरा एल्गोरिथम जो फ़्लो चार्ट है वो आपको दोबारा नए सिरे से उसमें जो है ना वो बनाना, डिज़ाइन करना पड़ जाएगा, यानी उसके अंदर मॉडिफिकेशन जो है ना वो बहुत मुश्किल है। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं एल्गोरिदम और
फ़्लो चार्ट के बारे में। उसके बाद इसी चैप्टर का एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस। प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस का मतलब ये है कि आम तौर पे जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस डिज़ाइन करते हैं, वो कौन से स्टेप्स परफॉर्म करते हैं और फॉलो करते हैं किसी भी प्रोग्राम को और सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। यानी किसी लेवल का भी प्रोग्रामर हो, उसको प्रोग्राम और एप्लीकेशन, प्रोग्राम का दूसरा नाम हम उसको प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, और एक और नाम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन भी प्रोग्राम ही होता है, ठीक है ना। तो किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या किसी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए जो है वो प्रोग्रामर को मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और वो कौन से स्टेप्स हैं, उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो डिफ़ाइन एंड एनालाइज द प्रॉब्लम, दूसरा है डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम, तीसरा है कोडिंग और राइटिंग द प्रोग्राम, चौथा टेस्टिंग प्रोग्राम, और पांचवा है फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। यानी ये वो 5 स्टेप्स हैं कि वो किसी भी प्रोग्रामर को जो है वो किसी लेवल का हो, एक्सपर्ट हो, लो लेवल का प्रोग्रामर हो, स्टार्टिंग अनएक्सपीरियंस्ड हो, उसको ये टेक्निकली तौर पे इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है अगर उसने प्रॉपरली किसी एप्लीकेशन और किसी प्रोग्राम को या किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है। इसकी तफसील में हम देखते हैं कि मसलन ये प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप है वो है डिफ़ाइन एंड एनालाइज द प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें ये है कि आपको कोई एप्लीकेशन दी जाती है या आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है या आपको कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए दिया जाता है, तो प्रोग्रामर इस स्टेप के अंदर पहले इस प्रॉब्लम को स्टडी करता है कि भाई मैंने करना क्या है, ठीक है, और क्या मसलन उसमें, और उसको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, और इसको कौन सी स्ट्रेटजी इसमें हमने यूज़ करनी है, यानी इनपुट्स क्या होनी चाहिए, उसमें कौन सा मेथड और स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है, कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल मैंने करना है, और इससे रिज़ल्ट्स जो है वो कौन कौन से लेने हैं। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज़ करना जो है ना वो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है इनिशियल लेवल पे। तो वो डिफ़ाइन और एनालाइज द प्रॉब्लम में जो प्रोग्रामर है वो इस चीज़ को स्टडी करता है, पूरे प्रॉब्लम को, किसी पूरे प्रोग्राम को, उसकी एप्लीकेशन को स्टडी करता है कि आया इसको मैंने कैसे सॉल्व करना है, क्या मैंने इसमें इनपुट्स देनी है, कौन सी मेथड्स, कौन सी इसमें टेक्निक्स यूज़ करनी है, लैंग्वेज का मैंने कौन सा इस्तेमाल करना है कि ये एक एफिशिएंट तरीके से ये प्रोग्राम जो है और एप्लीकेशन डिज़ाइन हो, और इससे आउटपुट मैंने क्या लेनी है। तो ये पहला जो स्टेप है वो डिफ़ाइन एंड एनालाइज द प्रॉब्लम है। दूसरे नंबर पे जो है ना, जब ये चीज़ डिज़ाइन हो जाती है, यानी डिफ़ाइन हो जाती है और उस चीज़ को एनालाइज कर लेता है, तो दूसरे नंबर पे जो है ना वो डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम, यानी जो स्टेप बाय स्टेप जो उसके प्रोसीजर है जिसको हम एल्गोरिदम कह रहे हैं, उस एल्गोरिदम को उसके लिए डिज़ाइन करना जो है वो सेकंड नंबर पे बहुत ज़रूरी है। और डिज़ाइन एल्गोरिदम का मैंने आपको बता दिया है कि ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसीजर है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम जो है, ठीक है। तो जो आपको प्रॉब्लम दी जाती है उसको पहले जब आपने उसने प्रोग्रामर ने स्टडी की है उसको, तो उसके बाद उसका जो है ना वो उसने एल्गोरिदम लिखना है ताकि उसके चीज़ सामने क्लियर आ जाए कि भाई मैंने इन स्टेप्स को परफॉर्म जो है वो कैसे करना है, और इसी के मुताबिक उसका जो है ना वो उसने इसी चीज़ को इसी स्टेप के अंदर जो है ना वो इसका फ़्लो चार्ट भी आ जाता है। और फ़्लो चार्ट मैंने आपको जिस तरह से बताया कि वो एल्गोरिदम को ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम में एल्गोरिदम के स्टेप्स भी आते हैं, उसके अंदर जो है वो उसकी जो फ़्लो चार्ट्स की जो शेप्स हैं उन्हीं स्टेप्स को जो है ना वो ग्राफिकली उसकी रिप्रेजेंटेशन वो भी इसी के अंदर आ जाती है। तो इस सेकंड स्टेप को हम डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम कहते हैं। यहाँ तक उसके बाद उसको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि भाई मैंने उसको परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है ना वो कोडिंग और राइटिंग द प्रोग्राम है। जब उसने एल्गोरिदम उसका लिख लिए, उसका फ़्लो चार्ट डिज़ाइन कर लिए, तो अगला स्टेप जो है वो क्या है कि इस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को लिखना, उसको प्रोग्राम को डिज़ाइन करना, ठीक है ना। तो इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करना
को हम ये जो है जब हम देखेंगे, जब एल्गोरिदम के मुताबिक, एल्गोरिदम की इंस्ट्रक्शन जो हमने स्टेप्स लिखे हैं उसके मुताबिक प्रोग्रामर जो है वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर, अब वो लैंग्वेज का तो उसने पहले ही स्टार्ट पे डिसाइड कर लिया कि उसने कौन सी लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करनी है, तो वो उसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए उस लैंग्वेज के अंदर जब प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस लिखेगा और उसको प्रोग्राम को डिज़ाइन करेगा, तो इस चीज़ को हम कोडिंग या राइटिंग द प्रोग्राम कहते हैं। क्योंकि ये जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस लिखने को हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोडिंग। तो कोडिंग जो है ना, यानी जब एल्गोरिदम उसने लिख लिए, उसका फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर लिए, तो अगला स्टेप क्या है कि उस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को लिखना और उसको डिज़ाइन करना, और इसको, जिसको हम कोडिंग का नाम देते हैं, तो इस स्टेप के अंदर जो है ना वो प्रोग्राम की कोडिंग लिखी जाती है। और चौथे नंबर पे ये है टेस्टिंग प्रोग्राम, जो है कि जब प्रोग्राम डिज़ाइन हो जाता है और उसको आपने एल्गोरिदम भी लिख लिया है, उसके बाद उसको फ़्लो चार्ट भी बना लिया, उसके बाद जो है वो प्रोग्राम की जो कोडिंग है, जो उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी डिज़ाइन कर ली हैं, तो जब तक आप उसको चेक नहीं करेंगे, वेरीफाई नहीं करेंगे, उसको टेस्ट नहीं करेंगे कि वो प्रॉपरली आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा, इस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, ठीक है ना, जो मैंने जो है वो प्रोग्रामर देखेगा कि मैंने लैंग्वेज की रूल्स को वायलेट तो नहीं किया, तो वो इस सारे मामलात को देखेगा, इसमें कोई और लॉजिकली कोई इसमें कोई एरर तो नहीं है, तो इन एरर्स को वो चेक करेगा और वेरीफाई करेगा कि प्रोग्राम में एक्यूरेसी जो है वो है, यानी वो एक्यूरेट प्रोग्राम है, तो इस चीज़ को टेस्टिंग प्रोग्राम कहेंगे। और ये वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रोग्राम में आपको पता है कि एक भी एरर होगा तो वो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, लेकिन अगर लॉजिकल एरर है तो फिर आपको ख़ुद जो है वो उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो नहीं मिलेगी। और चौथे एंड पे जब ये सारे मामलात हो गए कि आपने प्रॉब्लम को एनालाइज भी कर लिया, उसके एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट भी बना लिया, उसकी कोडिंग भी हो गई है, उस प्रोग्राम को आपने चेक भी कर लिया, तो ये आपकी एक एप्लीकेशन या आपका एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो गया। डिज़ाइन करने के बाद जब तक उसको रिटन फॉर्म के अंदर उसकी आपने जो कैसे, यानी रिटन डॉक्यूमेंटेशन होती है, रिटन डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ लिखी जाती है कि इस प्रोग्राम को कैसे यूज़ करना है, इसमें ये प्रोग्राम को इंस्टॉल कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, इसकी जो एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, इसकी यूज़ के हवाले से, ताकि क्योंकि हर वक्त प्रोग्रामर जो है वो तो मौजूद नहीं होता, वो जिस तरह से आप कोई चीज़ ख़रीदने इलेक्ट्रॉनिक्स की जाते हैं तो उसके साथ उसकी जो है ना वो मैनुअल मिलती है। मैनुअल से ये होता है कि वो जो यूज़र है, वो जो ऑपरेट करने वाला है, वो बाद में भी उससे हेल्प लेके जो है ना वो उसको ऑपरेट करने के बारे में मालूमात जो है वो ले सकता है वहाँ से पढ़ के। तो इसी तरह जो है ना ये प्रोग्राम को कैसे यूज़ करना है, उस एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसमें सिक्योरिटीज़ कैसे लगानी, इस सारे मामलात के हवाले से जो उसकी रिटन डॉक्यूमेंटेशन है, यानी इट इज़ अ मैनुअल ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इस रिटन एप्लीकेशन से, रिटन डॉक्यूमेंट से जो यूज़र है वो उसको गाइडलाइन मिल जाती है कि मैंने कैसे इस प्रोग्राम को एक एफिशिएंट तरीके से इसको यूज़ करना है। तो ये 5 स्टेप्स हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस के, जो किसी भी प्रोग्रामर को किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते वक्त उसको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है जी। तो ये इसका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ये अभी यहाँ पे आपका जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें ये है कि इसको आपने अच्छी तरह इसको, क्योंकि ये मेन जो है जितनी भी विजुअल प्रोग्रामिंग की जो थेरी और थ्योरेटिकल जो पोर्शन है, वो मेजर पोर्शन जो है वो इस चैप्टर नंबर 1 में मौजूद है। तो इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह करना है। जो टॉपिक्स मैंने करवाए हैं, तकरीबन मैंने सारे करवाए हैं आपको, उसको अच्छी तरह आपने जो है ना वो जब तक रिवाइज़ नहीं करेंगे वो आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ये सारी जो है ना इसको आपने अपडेट करना है। तो यहाँ तक। और दूसरा इसमें एक और काम करना है कि जो इसके चैप्टर के एंड पे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके पेज नंबर 18 पे 18 से जो है वो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद पेज नंबर 21 पे इसके जो है वो MCQs हैं। ये आपने अच्छी तरह सॉल्व हैं MCQs जो हैं, तो ये आपने इसको अच्छी तरह जो है ना वो
रिवाइज़ करना है, क्योंकि ये भी फ्रेश आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप इसको इजीली जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इसका चैप्टर नंबर 2 जो है, जो कि विजुअल बेसिक की, यहाँ से एनवायरनमेंट का बारे में शुरू हो जाता है कि विजुअल बेसिक क्या है, क्योंकि पहले जो है ना ये जो चैप्टर नंबर 1 है यहाँ तक इसके जनरल कंसेप्ट्स हैं और ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट होते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो 2 जो है वो यहाँ से प्योरली और टिपिकली जो विजुअल बेसिक जो है वो हम उसको फॉलो करेंगे कि उसका एनवायरनमेंट क्या है और उसका जो है वो उसकी जो है ना वो स्ट्रेटजी क्या है, उसको कैसे हमने यूज़ करना है, उसके अंदर प्रोग्राम कैसे लिखना है, उसको कंपाइल कैसे करना है, उसको रन कैसे करना है, यानी टोटल उसके जो विजुअल बेसिक के जो फीचर्स और उसके जो एनवायरनमेंट्स है उसको हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ तक इसको जो है ना वो आप अच्छी तरह इसको जो है ना वो रिवाइज़ कर लें, फिर इंशाल्लाह जो है ना वो उसको नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे।